Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So let's get started. Today's टॉपिक इज स्प्लीनोपोटोवीनोग्राफी। तो आज का टॉपिक है स्प्लीनोपोटोवीनोग्राफी। इस प्रोसीजर को हम क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और हम इस प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करेंगे, इस प्रोसीजर को करने के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस प्रोसीजर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What is the meaning of splenopotovenography? Splenopotovenography means क्या होता है? Spleno means spleen, poto means portal, veno means veins, graphy means to study. इस प्रोसीजर में हम स्प्लेनिक वेन, पोर्टल वेन की स्टडी करते हैं एंड दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड to diagnose the structural and functional abnormalities of splenic vein and portal vein। इस टेस्ट को जो हम परफॉर्म करते हैं वो हम जो भी स्प्लेनिक वेन एंड पोर्टल वेन में फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है उसको डायग्नोस करने के लिए हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसीजर में हम डायरेक्टली स्प्लीन के अंदर परकुटेनियसली निडल को इंसर्ट करते हैं एंड डायरेक्टली परकुटेनियसली हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं। सो दिस इज द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इन विच रेडियोपिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड परकुटेनियसली डायरेक्टली इनटू द स्प्लीन। ये एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडिया को परकुटेनियसली हम स्प्लीन में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं निडल के थ्रू। Now come to the anatomy of splenopotovenography। स्प्लीन लिम्फेटिक सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्प्लीन एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या है? ये ओल्ड आरबीसी को रिसाइकिल करता है और ब्लड को फिल्टर करता है। स्प्लेनिक आर्टरी ब्लड को सप्लाई करती है स्प्लीन में, और वेन स्प्लेनिक वेन जो होती है वो ब्लड को स्प्लीन से ड्रेन आउट करने का काम करती है। तो स्प्लेनिक आर्टरी ब्लड को सप्लाई करती है स्प्लीन में और स्प्लेनिक वेन ड्रेन आउट करती है ब्लड को फ्रॉम स्प्लीन, स्प्लीन से ड्रेन आउट करने का काम करती है। स्प्लीन कहाँ पर लोकेटेड होता है? स्प्लीन अपर लेफ्ट एब्डोमेन पर लोकेटेड होता है बिटवीन द स्टोमक एंड डायाफ्राम एट द लेवल ऑफ 9th एंड 11th रिब्स पर। पोर्टल वेन जो होती है ये एक ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को कैरी करती है जीआईटी से गॉल ब्लडर एंड पैनक्रियास स्प्लीन टू द लीवर। Now let me tell you the indication of splenopotovenography। splenopotovenography प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं किस किस कंडीशन में परफॉर्म करते हैं। तो द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द स्प्लीनोपोटोवेनोग्राफी इज पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर किसी पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है तब हम स्प्लीनोपोटोवेनोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब जब पोर्टल वेन में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर किसी पर्सन को पोर्टल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तब हम स्प्लीनोपोटोवेनोग्राफी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट रीज़न जो है स्प्लीनोपोटोवेनोग्राफी को परफॉर्म करने का वो ये है कि बिफोर द सर्जरी करने से पहले स्प्लेनिक वेन और पोर्टल वेन की साइज असेसमेंट के लिए भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। और इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। इस कंडीशन में हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करते हैं। एसाइटिस की कंडीशन में नहीं करते हैं। एसाइटिस का मतलब होता है जब एबनॉर्मली एब्डोमेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तब उस कंडीशन में हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर कोई वुमेन को
प्रेगनेंसी है या सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर किसी पर्सन को प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट एलर्जी है तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करते हैं, या फिर किसी पेशेंट को ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तब भी हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। सो दीज आर दी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ स्प्लीनोपोटोवीनोग्राफी। अब इस प्रोसीजर में हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो हम फ्लोरोस्कोपिक मशीन का यूज़ करते हैं। सेकंड, इसमें हम यूएसजी मशीन का भी यूज़ करते हैं और 20 गोज की निडल का यूज़ करते हैं जिसकी लेंथ 4 इंचेस होती है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं, इसमें हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, सिरिंजेस, ग्लव्स, कॉटन गोज एंड स्टाइल टॉवल, इन सारी चीज़ों का, इन सारे इक्विपमेंट्स का हम इसमें यूज़ करते हैं। एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम कौन सा यूज़ करते हैं? इसमें डायोडोन यूज़ करते हैं एंड यूरोकोन हम इसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम इसमें यूरोकोन 70% एंड डायोडोन 70% का यूज़ करते थे, बट आज के टाइम पे हम नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। पहले आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ होता था, बट आज के टाइम पे नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं जो कि ओमनीपैक एंड आयोहेक्सोल है। उसका रीज़न ये है कि जो आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता था वो ज़्यादा रिएक्शन कोज करने के उसके चांसेस ज़्यादा रहते थे एज़ कम्पेयर टू नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। लेट्स टॉक अबाउट द पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले पेशेंट को हमें बोलना है बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको ओवरनाइट फास्टिंग रखनी है। अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर की फास्टिंग होनी चाहिए पेशेंट की, और पेशेंट को बोलना है आपने ना तो कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। और हमें पेशेंट की जो भी प्री इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो उनको पेशेंट से हमें कलेक्ट करनी है एंड रेडियोलॉजिस्ट को रिव्यू करानी चाहिए, ताकि कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, मीन्स कि अगर उनका ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन ये भी कुछ बढ़े हुए हैं तब हम प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल पेशेंट का ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो क्या होगा? पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। क्यों? अगर किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी तो वो प्रॉपरली सिक्रेट नहीं कर पाएगी कॉन्ट्रास्ट मीडिया को। जब वो सिक्रेट नहीं कर पाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स कि उसके किडनी में पानी भर सकता है। इसलिए हमें पेशेंट की प्री इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू रिव्यू कराना है, और हमने बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर जितनी भी प्री इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हैं उनको कलेक्ट करना है ताकि पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जितनी भी रिपोर्ट हमें रिव्यू करनी है वो सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल है, तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, उसको एडवर्स रिएक्शन हो सकती हैं। इसलिए हमें रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू रिव्यू करानी है प्री इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। कौन कौन सी होनी चाहिए? चेस्ट एक्सरे, यूएसजी रिपोर्ट, ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड शुगर रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर हमने कलेक्ट करनी है एंड रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू हमने रिव्यू करानी है। और हमें पेशेंट की जो भी प्रीवियस मेडिकेशन चल रही है और उसको अगर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हमने उसकी हिस्ट्री लेनी है बिफोर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले उसकी हमने प्रीवियस मेडिकेशन की हिस्ट्री लेनी है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री लेनी है। नाउ कम टू द प्रोसीजर टेक्निक। प्रोसीजर कैसे करेंगे? ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन हमने पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है एंड कैसे प्रोसीजर को परफॉर्म करना है। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन वी हैव टू एक्सप्लेन द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट। हमने पेशेंट को सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। सेकंड हमारा जो रहेगा काम वो ये रहेगा, रेडियोलॉजिस्ट का शुड ऑब्टेन द कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट से कंसेंट फॉर्म लेना है, उसके अटेंडेंट से कंसेंट फॉर्म लेना है फॉर प्रोसीजर की परमिशन के लिए कंसेंट फॉर्म ऑब्टेन करना है।
नेक्स्ट, पेशेंट को जो भी उसके क्लोथ है रिमूव करके हॉस्पिटल गाउन वेयर कराना है। उसके बाद पेशेंट को हम एग्जामिन रूम में लेके जाएंगे और उसको टेबल पे लिटा देंगे, और हमने फिर पेशेंट की आर्म में इंट्रावेनस लाइन इंसर्ट करनी है, और अगर रिक्वायर्ड है तो हम सेडेटिव मेडिकेशन भी पेशेंट को देते हैं पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए। इससे क्या होता है, अगर पेशेंट रिलैक्स नहीं है, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, तो पेशेंट हमको कोऑपरेट नहीं करेगा, प्रोसीजर करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए पेशेंट को पेन से रिलीफ हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को सेडेटिव मेडिकेशन दे देते हैं। सेडेटिव मेडिकेशन देने से क्या होता है, पेशेंट का जो ब्रेन एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाता है और पेशेंट को रिलैक्स फील होता है, और हम प्रोसीजर को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमने पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, रेस्पिरेटरी रेट, उसका टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमने ड्यूरिंग द प्रोसीजर मॉनिटर करनी है। देन हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं। एम्प्टी ब्लडर होना चाहिए। जब हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाएंगे तो उसका ब्लडर एम्प्टी होना चाहिए। उसके बाद जो पेशेंट का इंसर्जन साइट है जहाँ पे हम निडल को इंसर्ट करेंगे, निडल का जो निडल हम इंसर्ट करेंगे वो 20 गोज की होनी चाहिए और 4 इंचेस लॉन्ग होनी चाहिए। तो जिस एरिया पर, जिस साइट पर हम निडल को इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले हम उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे, फॉलो करते हुए स्ट्रिक्ट स्टाइल प्रोटोकॉल को। उसके बाद जो प्रिफर्ड इंसर्जन साइट होती है वो होता है मिड एक्सिलरी लाइन बिटवीन द लेफ्ट लोअर रिब्स, और नियर बाई होता है 9th to 10th इंटरकोस्टल स्पेस। उसके बाद पेशेंट को हमने इंस्ट्रक्शन देने हैं। जब हम निडल को इंसर्ट करेंगे तो पेशेंट को हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना है कि उसको रेस्पिरेशन को होल्ड करना है एक्सपिरेशन फेज में। उसके बाद जब पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे देंगे, आफ्टर दैट रेडियोलॉजिस्ट निडल को परकुटेनियसली इंसर्ट करेंगे। परकुटेनियसली मतलब थ्रू द स्किन इंसर्ट करेंगे इनटू द स्प्लीन, स्प्लीन में, अंडर गाइडेंस ऑफ फ्लोरोस्कोपी या फिर अल्ट्रासाउंड। फ्लोरोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड में देखते हुए रेडियोलॉजिस्ट परकुटेनियसली मतलब स्किन के थ्रू निडल को स्प्लीन में इंसर्ट करेंगे। आफ्टर दैट जब ये इंसर्जन हो जाएगा निडल का, उसके बाद जो निडल की मेटल स्टिलेट होती है, इनर मेटल स्टिलेट, उसको रिमूव कर देंगे, और फिर क्या रह जाएगा, स्प्लीन में फ्लेक्सिबल टेफ्लॉन स्लीव रह जाती है स्प्लीन में। एंड सक्सेसफुल पंक्चर का जो इंडिकेशन होता है वो ये होता है कि जब ब्लड जो है निडल के थ्रू कम्स आउट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि हमारा जो पंक्चर हमने किया है इनटू द स्प्लीन विच इज़ सक्सेसफुल। वो क्या, उसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को स्प्लीन में इंजेक्ट करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होती है इसकी कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वो 20 ml होती है। एंड ड्यूरिंग द इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जब हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट कर रहे होंगे तब हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसने सैलो रेस्पिरेशन करना है, ताकि जो मूवमेंट है वो प्रिवेंट हो सके। अदरवाइज जो हमारे पास इमेजेस आएंगी वो कैसी आएंगी, हिलियोइसी आएगी, क्योंकि मैंने आपको फर्स्टली बताया था कि जो स्प्लीन लोकेटेड होता है वो बिटवीन द स्टोमक एंड डायाफ्राम होता है, और पेशेंट ब्रीथ करेगा तो उसकी वजह से डायाफ्राम भी मूवमेंट करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लर आ सकती हैं इमेजेस। तो हम जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उन्होंने सैलो रेस्पिरेशन करना है, ताकि जो भी मूवमेंट हो वो प्रिवेंट हो सके। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इमेजेस लेना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही इमेजेस ले लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेजेस लेने के बाद जो स्लीव ऑफ निडल है उसको रिमूव कर देंगे, और जो पंक्चर साइट है उसको ड्रेसिंग करेंगे, ताकि उस एरिया पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके।
इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सबसे पहले पेशेंट का जो स्प्लीन है वो रप्चर हो सकता है। कैसे रप्चर हो सकता है? वो जब पेशेंट को निडल इंसर्ट करते हैं तो निडल इंसर्ट करने की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट का जो स्प्लीन है वो इंजर्ड हो सकता है, स्प्लेनिक ब्लीडिंग हो सकती है, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया से पेशेंट को एलर्जी हो सकती है, या फिर जहाँ पे जिस साइड पे हमने निडल को इंसर्ट किया है वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है और पेन हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर या आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद पेशेंट को ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आफ्टर केयर। इसमें आफ्टर केयर क्या करना होता है, हमने पेशेंट को ऑब्जर्वेशन रूम में रखना होता है और हर 30 मिनट में पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, इन सब को मॉनिटर करते हैं हर 30 मिनट में। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टू गेट more videos, please like, share and subscribe my channel.